हेलो फ्रेंड्स, भारत दिखाएगा दुनिया को रास्ता। जैसे आप लोगों ने हर तरह की मिठाई में, चाहे वो किसी भी जगह बनी हो, चाहे किसी भी आकार की हो, किसी भी प्रकार की हो, चीनी एक ऐसा फ्लेवर है जो हर मिठाई में रहता है। ऐसे ही जब हम आज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं, चाहे वो G20 हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो इप्सा हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संगठन हो, हर संगठन में भारत अब मिठाई में चीनी की तरह है। बिना चीनी के जैसे मिठाई की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे बिना भारत के आज अंतर्राष्ट्रीय पटलों की हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि वहां पे जो मीटिंग होगी वो मीटिंग फ्रूटफुल भी रहेगी बिना भारत के कि नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और खासकर हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देखा गया है कि भारत बहुत ही मुखर होके अब अंतर्राष्ट्रीय पटलों पे अपनी बात को रखता है और खासकर दक्षिणी गोलार्ध, या जिसको हम अंग्रेजी में ग्लोबल साउथ कहते हैं, साउथ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो दुनिया के विकास में पीछे रह गई। खासकर वो देश जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर यूरोपियन देश अपनी कॉलोनीज बना के उन देशों को लूट रहे थे, उनको हम दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं। इसमें साउथ अमेरिका आता है, इसमें अफ्रीका आता है, इसमें साउथ एशिया आता है, साउथ ईस्ट एशिया आता है। ये सारे देशों की बात भारत मुखर रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पे रखता रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसमें हम भारत को देखते हैं कि एक अग्रणी भूमिका वो निभा रहा है। तो हमने आपसे वादा किया था अपने लास्ट प्रेजेंटेशन में, अपने लास्ट वीडियो में, जो वीडियो हमारा G20 समिट के पहले आया था, और हमने आपसे कहा था जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम इस मीटिंग का हासिल आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि न केवल G20 पर ब्रिक्स और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, SCO है, इप्सा है, संयुक्त राष्ट्र है, उसमें किस तरह से भारत अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, हम सबका रेफरेंस देंगे। पर उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है राजीव यादव और मैं हूं प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लगभग 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं अगर ये चाहिए तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और खासकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन के बगल में जो घंटी आपको दिखाई पड़ रही होगी इसी वीडियो के नीचे है, आप उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि भारत ने G20 पे किस तरह की बातें की। अब पहली बात तो ये कि हम जानते हैं कि आज की दुनिया में रशिया और यूक्रेन वॉर की बात बहुत हो रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो संकट चल रहा है इसकी बात बहुत हो रही है, और खासकर ये बात इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो G20 के समिट में नहीं आए थे। और हमने ये भी देखा कि रशिया ने कुछ बमबारी यूक्रेन में और 1-2 मिसाइल तो पोलैंड में भी जाके गिरे थे, जिसकी बात हुई थी, और जिसके वजह से ये देखा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि नाटो देश रशिया पर हमला कर दे, क्योंकि पोलैंड नाटो का मेंबर है, राइट। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं, ये सारे देश, चाहे ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, चाइना हो, USA, राजनीति और कूटनीति की बात कर रहे थे रशिया और यूक्रेन युद्ध पर भारत कह रहा था कि कूटनीति को छोड़ो, राजनीति को छोड़ो, ये तो एक तरफ है, हमें बात करनी होगी दुनिया की सप्लाई चेन्स की, हमें बात करनी होगी कि गरीब देशों में पूरी तरह से फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स या जो और भी एसेंशियल कमोडिटीज है या जो और भी आवश्यक सामान है वो पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से वो सामान वहां पे नहीं पहुंच रहा है तो गरीब देशों को, और खासकर जो गरीब लोग उन देश में रहते हैं, उनके लिए और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फूड शॉर्टेजेस हो जाएंगी, खाद्य सामग्री की समस्या हो जाएगी। तो भारत देखिए किस तरह से दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। भारत किस तरह से बोल रहा है कि आप अपनी बातों को छोड़िए, जो आप कह रहे हैं कि कूटनीति, राजनीति या एक नए तरह का कोल्ड वॉर हमें देखने को मिल रहा है, आप उनको छोड़िए। आप ये देखिए कि गरीब के पेट में अनाज जाएगा कि नहीं जाएगा। आप इस लिहाज से रशिया और यूक्रेन की समस्या को समझिए। दूसरी बात यह कि भारत ने औपचारिक तौर से
अगले G20 समिट जो कि भारत में ही हो गया उसकी अध्यक्षता ले ली है। और आप अगर याद करें तो हमने अपने पिछले प्रेजेंटेशन में कहा था कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और ये भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जब हम ये कहते हैं कि हम पूरे दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हैं। और खासकर भारत ने अपनी जो थीम रखी है अगले समिट की, अगले शिखर वार्ता की, जो कि है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि ये दुनिया एक है, एक परिवार है और हमारा साझा भविष्य है। तो भारत अपनी बातों को अलग तरह से रखने की कोशिश करता है। हम केवल कूटनीति और राजनीति पे ध्यान नहीं देते हैं जैसे कि बाकी देश देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बाकी देश आपको एक नई दिशा में ले जाते हैं, एक नए भटकाव की तरफ ले जाते हैं। मैं दिशा भी क्या बोलूँ, वो भटकाव है। भारत सही दिशा दिखा रहा है कि सही तरह से होना क्या चाहिए। भारत ही मेंटल ऑफ पीस है जो कि ग्लोबल साउथ की बात पूरी तरह से मुखर रूप से सबके सामने रखने की कोशिश करता है। और ये बात हमने एससीओ की मीटिंग में भी की थी। एससीओ का वीडियो हमारा कुछ दिनों पहले आया था, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तीसरी बात ये कि बहुत सारे देश कोविड की वजह से और कोविड से होने वाले आर्थिक नुकसान की वजह से डेट क्राइसिस में आ गए हैं, कर्जा बहुत हो चुका है। तो भारत अब सब देशों के सामने इस बात को रख रहा है कि किस तरह से उन देशों के कर्जे के बारे में सोचा जाए कि वो अपना कर्जा किस तरह से चुकाएं। तो ये सारी बातें, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हमने आपको पहले ही कहा है कि G20 वो समूह है जो फाइनेंसिस को देखता है, आर्थिक मुद्दे को देखता है, आर्थिक विकास को देखता है। और भारत ये कह रहा है कि आप उनके अर्थशास्त्र को देखिए, नहीं तो ये जो मीटिंग्स हैं ये आप करते रह जाएंगे और इन मीटिंग्स का हासिल कुछ नहीं होगा। और इसीलिए खासकर जब हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें और लीडर्स के साथ देखते हैं तो वो लीडर्स मोदी जी की तरफ देख रहे होते हैं, वो भारत की तरफ देख रहे होते हैं कि किस तरह से भारत उनकी समस्याओं को सुलझाएगा। आप बहुत सारी तस्वीरें देख सकते होंगे। ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर थी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ, बिडेन के साथ, जिनपिंग के साथ, या ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के साथ। तो ये सारी तस्वीरें ये बयां करती है कि भारत की तरफ अब दुनिया देख रहा है कि हमें अब रास्ता दिखाइए। और खासकर भारत एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, बहुत ज़्यादा उपभोक्ता भारत के पास है, तो हर देश वैसे भी भारत की बात सुनता है। इन एनी केस भारत एक बहुत ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन है सारे ही देशों के लिए, राइट। चौथी बात हमने ये भी देखी कि हिंदी का महत्व, हिंदी, अब ये बहुत सिंबॉलिक लग सकता है, पर मैक्रोन ने या ऋषि सुनक ने या और भी एक दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के प्रधानमंत्री को हैशटैग लगाते हुए हिंदी में अपनी बात लिखी। तो हमें यह भी देखने को मिला कि किस तरह से अब अंग्रेजी, जो कि दुनिया की भाषा थी, दुनिया उसी भाषा में बात कर रहा था, राष्ट्राध्यक्ष उसी भाषा में बात किया करते थे, अब हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा बन रही है और हिंदी में अब हमसे बात की जा रही है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आगे हिंदी का भी एक रोल होगा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में। ये G20 से थोड़ा इतर है, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस बात पे थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। आज तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। कुछ देश अपने ही भाषा में समझौते करते हैं, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये अपनी ही भाषा में अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते रहे हैं। तो क्यों ना जब भारत से कोई बात की जा रही हो तो वो हिंदी में की जाए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी में हम सहज भी हैं। तो हिंदी का बढ़ता हुआ वर्चस्व जो हमें देखने को मिलता है और जो लीडर्स हिंदी में अपनी बात रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भारत को अब बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। पांचवी बात ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा G20 समिट में। क्लाइमेट चेंज हम सब जानते हैं, इट्स अ रियल, हो रहा है, हमारे सामने बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हमने पाकिस्तान में बाढ़ देखी,
बहुत अलग तरह की बात थी और बहुत सारी बातें वो कह गई। बहुत जगहों पे देख रहे हैं कि हम जंगलों में आग लग रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा G20 समिट में कि हमें आगे विकास करना है, पर हमें विकास इस तरह से करना है कि हमें आगे की जनरेशन्स को जो हमें मिला वो सौंप के जाना है, ऐसा नहीं कि उसको बिगाड़ के जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा और खासकर इस बात को हाईलाइट करके कहा कि हम सारे के सारे ट्रस्टीज हैं, जो भी संपदा हमें मिली है हम उसके ट्रस्टीज हैं। हमें ये आगे की जनरेशन्स को ऐसे ही पास करना है, ये नहीं कि उसे आज बर्बाद कर देना है ताकि आगे की जनरेशन्स में कुछ ना मिले, उनको कुछ हासिल ना हो। राइट, तो ये सारी बातें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत हाईलाइट करके बोली। भारत ने अपनी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रखी। तो दोस्तों हमने ये देखा कि G20 समिट में भारत एक बिल्कुल अलग भूमिका में आया और खासकर जो अगली G20 समिट होने वाली है उसमें सारे ही देश विकासशील देश हैं। तो वो ट्रॉयका जो मैं आपको कह रहा था, ट्रॉयका में तीनों देश विकासशील देश हैं। राइट, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि विकासशील देश अब अपनी बात मुखर होकर रखने लग गए हैं और भारत उन विकासशील देशों का लीडर है। राइट, यही बात हमने ब्रिक्स में भी देखी थी, यही बात हमने SCO की मीटिंग में भी देखी थी, जब मैंने आपसे कहा था कि रशिया, इंडिया और चाइना, जब रशिया, इंडिया और चाइना की बात होती है तो इंडिया ही एक वो देश है, भारत ही एक वो देश है जो इन देशों के बीच में ब्रिज का काम करता है। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से अलाइनमेंट की बात करें तो भारत ही है जो इन संगठनों को वेस्टर्न वर्ल्ड से अलाइन कर सकता है। इसीलिए जब हम ब्रिक्स की बात कर रहे होते हैं तो और उनके जो उन्होंने अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक कॉन्सेप्चुलाइज किया है जो कि ऐसा लगता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट खड़ा किया गया है, तो दुनिया भारत की तरफ देखती है कि हम कैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो दिशा है और दशा है किस तरह से उसको इस तरह का बना के रखेंगे कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी चलते रहे और ये भी चलते रहे सही तरीके से। तो SCO हो गया, चाहे ब्रिक्स हो गया, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो गया, भारत अब दुनिया को बताने लगा है कि सही रास्ता क्या है। राइट, तो यही हमारा आज का प्रेजेंटेशन था। आप लोग जो सिविल सेवा परीक्षार्थी हैं, जो ऐसे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत आपके लिए वैल्यू एडिशन किया होगा, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको आगे बढ़ाएं। मैं फिर से बोल रहा हूं पर यह बहुत जरूरी है ताकि हमारा हौसला बना रहे दोस्तों। तो इसी के साथ आज के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।